हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो कृपया पहले वो वीडियो देखें। ठीक है, आपको एक निश्चितता मिलेगी उस वीडियो को देखने के बाद कि एक एक करके कौन कौन से वंश आए, किस प्रकार के शासक हुए। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम गुलाम वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए खिलजी वंश के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला शासक हुआ यहाँ पे, सबसे पहले तो खिलजी वंश की समयावधि देख लें तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहा। ठीक है, इसमें एक एक करके शासक देखें तो सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि ठीक है तुर्कों की जातीय तानाशाही समाप्त हुई इस समय। ठीक है, पहले तुर्क अपने आप को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप नस्लीय भेदभाव किया करते थे। ठीक है, तो इस समय जलालुद्दीन फिरोज के समय एक नए वंश की स्थापना होने के बाद तुर्कों की जातीय तानाशाही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस्लामिक भारतीय संस्कृति के समन्वय का समय रहता है ये। इस्लामिक और भारतीय संस्कृतियों को इस समय आपस में मेलजोल बढ़ाने का देखा जाता है। ठीक है, इसने राज्याभिषेक किया अपना किलुबाड़ी में। ठीक है, इसका जो राजत्व था वो निरंकुशवाद और उदारता पर आधारित था। यहाँ पे एक निरंकुशवाद से तात्पर्य कि शासक के हाथों ही पूरी केंद्रीकृत सत्ता होती थी, वह कुछ भी कर सकता था। ठीक है, इसके जो प्रशासन है, प्रशासन में तुर्की, गैर तुर्की और भारतीय मुस्लिम इन तीनों को इसने स्थान दिया। ठीक है, इसका जो भतीजा था वो था अली गुरसप जो कि जिसका बाद में अगर इसके बारे में चर्चा करें तो इसे अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम हुआ। ठीक है, अमीर ए तुजुक के पद पे रखा इसको, इसने अपने भतीजे को अली गुरसप को अमीर ए तुजुक के पद पे रखा। इसने विद्रोहियों के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। ठीक है, यह ऐसा मानता था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ तो और मैं मुसलमानों के रक्त बहाने में विश्वास नहीं करता, यही इसका मानना था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, इसलिए इसने विद्रोहियों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। इसकी एकमात्र विजय थी मंदावर की विजय। इसने युद्ध में भी ज़्यादा भाग नहीं लिया चूंकि यह ज़्यादा अधिक उम्र का था। ठीक है, इसने मंगोलों से तुष्टीकरण की भी नीति अपनाई, अपनी पुत्री का विवाह मंगोल से कर दिया। ठीक है, उसके प्रति युद्ध आदि में रत रहना इसने सही नहीं समझा। इसके समय में जैसे ही मंगोलों में इसने अपने पुत्री का विवाह करता है तो 4000 जो मंगोल हैं वो मंगोलपुरी के पास, दिल्ली के जो करीब मंगोलपुरी है उसमें आके बसने लगते हैं, जिन्हें नवीन मुसलमान कहला है। ठीक है, ये नवीन मुसलमान कहे गए। इसके समय में सर्वप्रथम जो दक्षिण आक्रमण है इसके भतीजे अली गुरसप या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देवगिरी पे। इसका उद्देश्य एक ही रहता है कि यह धन लूट ले, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन लूट ले। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धन लूटने के उद्देश्य से देवगिरी पे आक्रमण किया जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी धन लूट के वापस आता है तो कड़ा में, सबसे पहले तो यह कड़ा में अपने शिविर में रहता है, जहाँ पे इसका जो चाचा होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इससे मिलने के लिए आता है। परंतु जलालुद्दीन की यहाँ पे कड़ा में अलाउद्दीन द्वारा हत्या कर दी जाती है और स्वयं शासन व्यवस्था में आ जाता है। तो आगे हम अलाउद्दीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसका समय रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक के। ठीक है, इसका मूल नाम अली गुरसप था। यह जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा था। ठीक है, इसने राज्याभिषेक किया लाल महल में, जो कि बलबन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उपाधि ली इसने यामीन उल खिलाफत की उपाधि ली। ठीक है, नासिर ए अमीर उल मोमनिन, इस प्रकार इसने दो उपाधियां ली, यामीन उल खिलाफत की और नसीर ए अमीर उल मोमनिन की उपाधि ली। इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण कर दिया। धर्म पर राज्य से नियंत्रण का क्या तात्पर्य है? पहले जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे वो धर्म के अनुसार शासन चलाया करते थे। ठीक है, पर इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया, उसका धर्म को नीचे रख के इसने राज्य को ऊपर कर दिया। ठीक है, अगर इसकी प्रमुख विजय देखें तो 1299 में गुजरात में बघेल शासक कर्णदेव को पराजित किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय किया, शासक हमीरदेव को पराजित किया। ठीक है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय किया, जिसमें शासक रतन सिंह को पराजित किया। 1305 ईस्वी में जालोर विजय किया, जिसमें शासक कनेरदेव को पराजित किया। 1305 ईस्वी में ही मालवा विजय किया, जिसमें शासक महलक देव को पराजित किया। ठीक है, 1308 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया, जिसमें शासक शीतल देव को पराजित किया। ठीक है, इसने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान वाले क्षेत्र में आक्रमण किए। ठीक है, दक्षिण भारत में विजय देखें तो देवगिरी के यादव रामचंद्र देव को पराजित किया, तेलंगाना के काकतीय प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। ठीक है,
प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने के बाद इसके जो तेलंगाना के काकतीय वंश के जो प्रताप रुद्रदेव रहते हैं, इसको इसका सेनापति मलिक काफूर द्वारा पराजित किया जाता है, जिसे प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भी यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो होयसल राज्य के बीरबल लाल को भी इसने पराजित कर दिया और पांड्य राज्य को भी पराजित कर दिया, जिसमें सुंदर पांड्य रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें इसने पराजित कर दिया। इसके जो प्रमुख 4 खान थे जो कि इसके युद्ध आदि में सहयोगी थे, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्प खां, ये प्रमुख खान थे। ठीक है, जिसको इसने खान की उपाधि दे रखी थी, प्रमुख खानों की। ठीक है, हिंदू शासकों पर सिर्फ नामक कर लगाए, जहाँ जहाँ भी इसने आक्रमण किए और जहाँ जहाँ भी इसका अधिकार हो गया तो उन्हें उनके शासन व्यवस्था देके उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया, जो कि सिर्फ नामक कर कहलाता था। ठीक है, इसके समय में मंगोल आक्रमण देखें तो विभिन्न प्रकार के मंगोल आक्रमण भी हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 1297 में दाऊद के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। 1298 में साल्दी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में होता है और 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में जो मंगोल आक्रमण होता है। आगे देखें तो इसने बलबन की जो वैज्ञानिक सुरक्षा प्रयोग की नीति थी उसी ही अपनाया। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है भारतीय क्षेत्र में देखें तो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मंगोलों के आक्रमण का भय ज़्यादा रहता था, तो इसने बलबन की वैज्ञानिक सुरक्षा पद्धति जो यहाँ पे सैनिक व्यवस्था ज़्यादा करने की जो नीति थी उसे ही अपनाया इसने। राजधानी के चारों ओर फाजिल अर्थात ऊंची ऊंची दीवार, इसका निर्माण इसने करा दिया। ठीक है, और समाना और दीपालपुर में फौज, जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में समाना और दीपालपुर तो जागीर हुआ करती थी, तो वहाँ पे इसने फौज की नियुक्ति कर दी मंगोल आक्रमण के भय से। ठीक है, इसके समय में जो प्रमुख विद्रोह देखें तो सबसे पहले तो नवीन मुसलमानों का विद्रोह होता है। ये नवीन मुसलमान वही थे जो मंगोल जो जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल शासकों के द्वारा यहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, अकद खां का विद्रोह हुआ, मलिक उमर का विद्रोह हुआ और हाजी मौला का विद्रोह होता है। ठीक है, विद्रोह उन्मूलन के लिए इसने विभिन्न प्रकार के उपाय भी किए। सबसे पहले तो इसने बड़े बड़े जो संपत्ति वाले थे, अमीर व्यक्ति थे, अमीर जो चहलगानी के अंतर्गत आते थे, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। गुप्तचर विभाग को संगठन करके सुदृढ़ किया। गुप्तचर जो संगठन था उसे वरीद और मुनहियान के नाम से संगठित किया पुनः। ठीक है, मद्य निषेध कर दिया। दिल्ली में इसने शराबबंदी करा दी। अमीरों के मेल मिलाप पे रोक लगा दी, क्योंकि इसका यह मानना था कि अमीर ही विद्रोह को ज़्यादा भड़काते हैं, इसलिए अमीरों के मेल मिलाप पे इसने रोक लगा दी। ठीक है, इसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर असानी की उपाधि भी ली थी अपने। यहाँ पे हमने इसके विभिन्न विजय भी देखे थे। ठीक है, यहाँ पे इसने प्रमुख विजय किए थे, तो इन्हीं विजयों के कारण इसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर असानी की उपाधि भी ली और उसे अपने सिक्कों के नाम पे भी खुदवाया। ठीक है, आगे देखें तो नेक्स्ट जो शासक हुआ वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के। अब सुधार देख लेते हैं, इसने काफ़ी सुधार भी किए, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुआ यह। ठीक है, खिलजी वंश का। तो इसने निरंकुश राजतंत्र की, इसका जो राजतंत्र था वो निरंकुश था, अर्थात सारी शक्ति राजा के केंद्रित में थी। राज्य जो है धर्म से ऊपर था। अन्य मुस्लिम शासकों के विपरीत इसने धर्म को राज्य के नीचे रखा और राज्य धर्म जो थे उसको सबसे ऊपर रखा। ठीक है, स्वयं को खलीफा का नायब कहा, अर्थात खलीफा का प्रतिनिधि के तौर पे अपने को जाहिर किया। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो खजानुल फुतूह, इसकी जो किताब है अमीर खुसरो की, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है। ठीक है, और जनता का चरवाहा, ये 2 उपाधि अमीर खुसरो ने दी है। यह खुले दरबार में न्याय करता था। ठीक है, सभी के सामने ही न्याय किया करता था। आगे देखें, इसके समय की अर्थव्यवस्था देखें अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमें वर्णन मिलता है बरनी की तरीके फिरोज शाही में। ठीक है, इसके समय में बाजार देखें, विभिन्न प्रकार के बाजार थे। मंडी या गल्ला बाजार जो कि अनाज बाजार था, जिसे मंडी या गल्ला बाजार कहा जाता था। सराय अदल, तैयार माल का जो बाजार था उसे सराय अदल कहा जाता था। और जो घोड़ों, दासों और पशुओं का बाजार था वो बदायूं द्वार के सामने लगता था। ठीक है, बदायूं द्वार महल का एक द्वार था प्रमुख, जिसके सामने घोड़ों, दासों और पशुओं का जो है बाजार लगता था। और एक अन्य बाजार था सामान्य बाजार। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 प्रकार के विभिन्न बाजार थे। ठीक है, अधिकारी देखें इसके समय के विभिन्न अधिकारी थे। शाहनाए मंडी जो गल्ला मंडी नियंत्रक था, यहाँ पे अनाज बाजार और विभिन्न प्रकार के बाजारों का जो नियंत्रक था उसे शाहना मंडी कहा जाता था। दीवान रियासत जो वाणिज्य मंत्री हुआ करता था, व्यापार पे जो नियंत्रण रखता था उसे दीवान रियासत कहते थे। ठीक है, परवाना नवीस, यह परमिट जारी करता था। अगर किसी भी वस्तु की आवक जावक होती है तो उस चीज़ के लिए इसने परमिट जारीकर्ता के लिए परवाना नवीस की अधिकारी की नियुक्ति की थी। मुनहियान, यह गुप्तचर पुलिस का प्रमुख होता था। ठीक है, नाजीर,
नापतोल अधिकारी होता था। अगर यहाँ बाजार में किसी भी चीज़ में गड़बड़ी होती है तो यह नाजिर की देखरेख में हुआ करता था। ठीक है। इसने राशनिंग व्यवस्था से अनाज वितरण करना शुरू कर दिया। दिल्ली में इसने पूरे अनाजों का एक भाव कर दिया। ठीक है। महंगे वस्त्र के लिए परमिट जारी कर दिया कि अगर कोई भी महंगे वस्त्र खरीदना चाहे तो उससे पहले परमिट लेनी पड़ती थी। इस परमिट देने का अधिकार 17 रियासत के हाथों दे दिया। ठीक है। इसने इजारा प्रथा, जो कि ठेकेदारी प्रथा थी, किसी कार्य को अगर ठेके पे देने वाली जो प्रथा थी वो इजारेदारी प्रथा कहलाती है, उसे बंद करवा दिया और जमाखोरी को भी बंद करवाया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की इसने बाजार का निर्माण कराया, जिसमें अगर जमाखोरी होने से किसी भी चीज़ की कीमत में वृद्धि होती है तो इसलिए इसने जमाखोरी को बंद करा दिया। आगे देखें, इसने राजस्व संबंधी विभिन्न सुधार भी किए। सबसे पहले तो इसके समय में जो है जजिया, खुम्स और जकात के कर लिए जाते थे। जजिया उनसे जो गैर मुस्लिम थे उनसे जजिया लिया जाता था उनके रक्षा सुरक्षा के लिए। ठीक है। खुम्स एक प्रकार का भी कर होता था। यह अगर युद्ध में अगर कोई जो सैनिक जीत के आते हैं तो वहाँ से लूटे हुए धन में 1/4 भाग जो है यह राज्य का होता था और 1/5 भाग राज्य का होता था और 4/5 भाग ये पूरे सैनिकों को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार ये खुम्स होता था। ठीक है। जकात यह मुस्लिमों से लिया जाता था। मुस्लिमों के कल्याणार्थ एक प्रकार का कर था जो कि मुस्लिमों पे ही खर्च किया जाता था। यह प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने राजस्व सुधार किए। ठीक है। जो राजस्व में सुधार था उसका श्रेय इसके वजीर सर्फ कयानी को जाता है और इसने कर उस समय 50% कर दिया। अगर किसी भी चीज़ में बिक्री या खरीद में या उपज में 50% कर दिया। ठीक है। कर के स्रोत देखें तो भू राजस्व, आवास, चराई और करही, ये विभिन्न प्रकार के जो कर के स्रोत थे। इसने राजस्व नगद और अनाज दोनों के रूप में लिया। ठीक है। लेकिन जो खालसा क्षेत्र होता था जो राजा के सीधे नियंत्रण में होता था वहाँ से यह अनाज के द्वारा ही कर लिया करता था। ठीक है। जिसे कि राज्य के जो भंडारा गृह थे उसमें जमा किया जाता थे। नया विभाग इसने बनाया, दीवान मुस्तखराज। ठीक है। यह भ्रष्टाचार खत्म करने और बकाया वसूली करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसने निम्न चीज़ों को समाप्त भी किया। किस्मत एक खुदी, जिसमें रियायती दरों पर लगान देने की जो बातें थी उसे समाप्त कर दिया। ठीक है। हक ए खुदी, इसने अपने लिए जो सुविधा प्राप्त करने के लिए अगर विभिन्न प्रकार के जो अमीर थे वो अपने लिए सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते थे, ये उसने उसे भी समाप्त कर दिया। आगे देखें, इसने विभिन्न सैनिक सुधार भी किए। बर्नी कहता है कि इसका राजत्व ही सेना था और सेना ही राजत्व थी, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पर निर्भर थी। ठीक है। इसने सेना का केंद्रीकरण कर दिया और वेतन जो था वो नगद देना प्रारंभ कर दिया और यह शायद सल्तनत काल में देखें तो प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने वेतन नगद रूप में देना शुरू किया। ठीक है। इसके अगर सेना के क्रम देखें तो सिपह सलार, अमीर, मालिक और खान, ये विभिन्न प्रकार के सैनिक दस्ते के प्रमुख हुआ करते थे। दशमलव पद्धति पे इसकी सेना व्यवस्था थी। दशमलव पद्धति अर्थात 10, 100, 1000 इस प्रकार के इसके और इनके ऊपर एक एक प्रमुख हुआ करता था। जो 10,000 सैनिक का प्रमुख होता था उसे तुमान कहते थे। ठीक है। नए नए पद बनाए इसने। आरिज मुमालिक, यह सैन्य मंत्री हुआ करता था जो कि सैनिक भर्ती का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। इसने नए नए प्रथा भी शुरू किए। हुलिया व दाग, घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की। अर्थात अगर कोई सैनिक नया भर्ती होता है तो उसकी हुलिया लिखवाने की परंपरा शुरू की। ठीक है। और उनके घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। ठीक है। 1316 ईस्वी में इसकी ड्राप्सी रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट जो इसके बाद शासक होता है वो होता है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। इसकी समयावधि देखें तो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक की इसकी समयावधि रहती है। इसने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के जो कठोरता वाले शासन थे उसे इसने छोड़ के क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपनाया। ठीक है। और स्वयं को इस्लाम का सर्वोच्च प्रधान घोषित किया। ठीक है। स्वयं को पृथ्वी का आधिपत्य, आमिरुल मोमिनीन और खलीफतुल्लाद, इस प्रकार के इसने अपने आप को घोषित कर दिया। इसने देवगिरी का नाम परिवर्तन करा के कुतुबाबाद कर दिया। ठीक है। और कुतुबाबाद में एक टकसाल भी, जो सिक्के ढालने की मशीन होती है, उसे भी इसने स्थापित करवाया। आगे देखें, नेक्स्ट जो शासक हुआ वो हुआ खुसरो शाह। ठीक है। यह ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। अप्रैल से सितंबर 1320 ईस्वी में या अप्रैल से सितंबर की अवधि में रहा बस शासक। यह वर्दू जाति का प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान बना। ठीक है। अभी तक हमने विभिन्न
तुर्की एवं अफगानी शासकों के बारे में ही पढ़ा, परंतु यह सबसे प्रथम ऐसा भारतीय मुसलमान सुल्तान था जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। ठीक है, मुबारक शाह की हत्या करके यह गद्दी पे बैठा था। ठीक है, इससे पहले हमने मुबारक शाह के बारे में चर्चा की थी, तो उसकी हत्या करके यह गद्दी पे बैठा था। इसने उपाधि ली पैगंबर के सेनापति की। ठीक है, और यहाँ पे देखें पंजाब और दीपारपुर के जो गवर्नर गाजी मलिक था उसके द्वारा इसकी जो खुसरो शाह होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, गाजी मलिक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और गाजी की उपाधि धारण की जाती है। इसकी हत्या करने के बाद जो पंजाब और दीपालपुर का गवर्नर रहता है वह गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अब हम आगे तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉरी हम देखें कि हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने खिलजी वंश के एक एक शासकों के बारे में देखा, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, उसके बाद हमने उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा की जो कि एक प्रमुख शासक हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के बारे में देखा और उसके अर्थव्यवस्था के बारे में देखा, अलाउद्दीन खिलजी के समय की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो राजस्व सुधार किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमने उसके सैनिक सुधार के बारे में चर्चा की। आगे देखा हमने मुबारक शाह खिलजी के बारे में भी हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने देखा खुसरो शाह। ठीक है, तो इस प्रकार हमने डिटेल से अध्ययन किया खिलजी वंश का। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।